तो स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में जो सर्किट है पहले हम उसको स्टडी करें ध्यान से लेके। सर्किट, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल आप ई कंसीडर कर सकते हैं, ई नॉट कंसीडर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको आपने आर एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये इसके दो टर्मिनल्स, फर्स्ट टर्मिनल यहाँ एंड जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग सेकंड टर्मिनल यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हम कनेक्ट करते हैं एक वायर। हम क्या कनेक्ट करेंगे? वायर कनेक्ट करेंगे। ये रहा वायर। ठीक है, इस वायर को आप बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। और ये जो वायर बना है इसकी स्पेसिफिकेशन सेम उसी तरीके की है जिस तरीके से मीटर बेस के वायर का था। मतलब इसका अल्फा 0 होना चाहिए, यूरेका मैग्नीन कांस्टेंट का बनना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है तो रीडिंग सभी जगह पर सेम आना चाहिए। बच्चा कहीं पे भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करे आंसर में सेम मिलना चाहिए। तो ये जो वायर आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये वायर अगेन अल्फा 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड लेंथ इसका 10 मीटर होता है। स्टैंडर्ड लेंथ कितना है भाई? 10 मीटर। कुछ न्यूमेरिकल में अलग दिया जाएगा तो आप यूज कर लोगे। मटेरियल अल्फा 0 वाला होना चाहिए, मतलब यूरेका मैग्नीन कांस्टेंटन, मैग्नीन कांस्टेंटन, इस टाइप के मटेरियल आप यूज करते हैं वायर को फॉर्म करने के लिए। इस वायर का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया Rw और लेंथ आपने कंसीडर कर ली Lw। स्टैंडर्ड होती है 10 मीटर। हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो Lw के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा तो इस करंट को आपने मान लिया I। मुझे एक बात बताएं, क्या इस करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है? करंट I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है नहीं, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V बाई एल यूज करोगे, आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये, मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ऑन वायर। पोटेंशियल ऑन वायर यानी वायर पे कितना पोटेंशियल है, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या वायर के बाद रेजिस्टेंस गिवन है? बिल्कुल हाँ। क्या करंट फ्लो कर रहा है? हाँ। तो VW कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग I मल्टीप्लाई बाय R। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 से अगर आप करंट का वैल्यू पुट करोगे तो एक जनरलाइज फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सर्किट आपको दिया गया है, इस सर्किट को आप बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। कौन सा सर्किट है भैया? प्राइमरी सर्किट। किसी भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए प्राइमरी सर्किट आपका फिक्स होता है। प्राइमरी सर्किट में आप कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप प्राइमरी सर्किट के किसी भी कंपोनेंट में चेंज करोगे तो फिर यहाँ पर एक जो टर्म बनता है जिस टर्म को आप बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए सेम रहना चाहिए। मतलब जो आप प्राइमरी सर्किट एक बार फॉर्म कर लोगे तो उस प्राइमरी सर्किट के अकॉर्डिंग आपको फाई मिल जाएगा, और फाई पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होना चाहिए। फाई पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए भाई? कांस्टेंट होना चाहिए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट क्या करता है? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब हमने पहले भी समझा था कि लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और वैल्यू बन जाता है पोटेंशियल ऑन वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। ये फाई का फॉर्मेट मिला। ठीक है, ये थर्ड आ गया। क्या इस थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट की जा सकती है? तो आपको एक फाई का जनरलाइज फॉर्मेट मिलता है, ध्यान से सुनना। तो फाई आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग ई नॉट अपॉन स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस आर डब्ल्यू। और यही फॉर्मेट हमें याद रखना चाहिए। यही फॉर्मेट क्या करना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए भाई? क्योंकि इसी फॉर्मेट के बेस पर आपको सारा डेटा मिलता है। जो भी आपको डेटा दिया जाता है न्यूमेरिकल में कि रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है ना, बैटरी कितने की कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो सारा डेटा आपको यही फॉर्म में गिवन होता है। तो हमें फाई का यही फॉर्मेट याद रखना चाहिए। ज्यादा इक्वेशन याद रखने को यहाँ पे नहीं बोलेंगे, कुछ स्पेसिफिक 2-3 इक्वेशन आएगी जिसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आपने फाई का फॉर्मूला याद रख लिया। फाई रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। बेसिक फॉर्मेट इज
E नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में आप कोई भी सर्किट अप्लाई कर सकते हैं जिस सर्किट के या जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो ये बन जाता है आपका सेकेंडरी सर्किट। यहाँ पर आप कोई भी सर्किट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सर्किट जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दो पॉइंट को आप यहाँ और इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के बीच में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कनेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग है वो बेस्ड है नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर is based on null deflection of गैल्वेनोमीटर। यानी जब हमने क्या किया, सेकेंडरी सर्किट के एक टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल इस वायर के ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हम इसको लेके जा रहे हैं। जिस जगह पर आपको रीडिंग जीरो मिलेगा, रीडिंग जीरो होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट जीरो, और इसी को आप क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। यानी जिस कंडीशन पे, जिस लोकेशन पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, वही आपके लिए बन जाएगा बैलेंसिंग लेंथ। और इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी से, वही क्या बन जाएगा भाई, बैलेंसिंग लेंथ बन जाएगा। और इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सी से। ठीक है, नाउ अब एक बात बताएं, अगर टोटल वायर का लेंथ आपको पता है, पोटेंशियल आपको पता है, तो क्या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ वही तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आप कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड थिंग कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ तो आपको पता है, तो क्या किसी पर्टिकुलर लेंथ पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है? यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है भाई? यूनिटरी मेथड। ध्यान से देखो, हमें एक वायर दिया गया है, वायर का लेंथ हम मान लेते हैं लेट से 15 मीटर, तो 15 मीटर लेंथ है और 15 मीटर लेंथ पर पोटेंशियल हमने कंसीडर किया लेट से 30 वोल्ट, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना मिलेगा? 30/15 यानी 2 वोल्ट पर मीटर। और ये जो 2 वोल्ट पर मीटर है यही फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर यूनिट लेंथ पर हमें कितना पोटेंशियल मिल रहा है। अब आपको बोला गया कि भैया 4 मीटर का सेगमेंट है, तो इस 4 मीटर सेगमेंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 2 वोल्ट पर मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमने किया 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये आपको मिल जाएगा अननोन पोटेंशियल। ठीक है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ करने से, और लेंथ कौन सी भाई, बैलेंसिंग लेंथ करने से आपको रिक्वायर्ड अननोन पोटेंशियल मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 5 पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सोल्व कर चुके हैं। सेकेंड, यहाँ जो सेकेंडरी सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है, कोई भी पॉइंट कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अननोन पोटेंशियल जो है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय LB। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इस पूरे पेज पर ये दो इक्वेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, जो मैं याद होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक बात देखें कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो क्यों आया। सेकेंडरी सर्किट का फर्स्ट टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है, सेकेंड टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट ए आप मान सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, तो ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए और सी के बीच में मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए, तभी तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो आएगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। आप ध्यान से देखो कि वायर का स्टार्टिंग टर्मिनल ए है, अननोन यानी सेकेंडरी सर्किट का स्टार्टिंग टर्मिनल भी है, तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अब वायर का जो एंड टर्मिनल आ रहा है वो सी आ रहा है, और सेकेंडरी सर्किट का डी आ रहा है, तो सी और डी अगर सेम पोटेंशियल पर होंगे, बीसी और वीडी अगर सेम है, उसी कंडीशन में आपको यहाँ पे करंट जीरो मिल सकता है, नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये जो वायर सेगमेंट आपने लिया है एलबी, एलबी आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलबी इज बैलेंसिंग लेंथ, एलबी इज बैलेंसिंग लेंथ। और यहाँ पे भी बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट टर्मिनल से कैलकुलेट की जाती है, लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट की जाती है।
तो अननोन पोटेंशियल हमारे पास कैलकुलेट हो गया, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय LB। ठीक है, इन दो इक्वेशन में कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान देना, ध्यान देना। नाउ फाई आपने कैलकुलेट कैसे किया भाई? फाई आपने कैलकुलेट किया पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, इसमें कोई डाउट? ठीक है, पोटेंशियल कहां पे लिखा? पोटेंशियल आपने लिखा वायर, तो आई मल्टीप्लाई बाय आर डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं। क्या हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर को रो एल अपॉन ए की टर्म में लिख सकते हैं? रो एल अपॉन ए, और यहां से ये एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई का एक और फॉर्मेट आपको मिला, विच इज आई रो मल्टीप्लाई बाय ए। कभी कभी क्या होता है, हमें डेटा दिया जाता है कि रजिस्टिविटी गिवन है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है, अब बताओ फाई कैलकुलेट करें। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट और ये बनता है, लेकिन ये बहुत कम 0.5% यूज में आएगा, क्योंकि जब आपको स्पेसिफिक डेटा इस तरीके का गिवन होगा तभी आप इसको यूज करोगे। जनरली ये हमें मिलता है इंजीनियरिंग पैटर्न, जनरली ये फॉर्मेट हमें कहाँ मिलता है? इंजीनियरिंग पैटर्न पे। मेडिकल पैटर्न पे जो फॉर्मेट हमारे काम में आता है VW/LW होता है, यानी ई नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। और हमने ये समझा कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल, उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में प्राइमरी सर्किट आपका फिक्स होना चाहिए। प्राइमरी सर्किट का मतलब होता है कि जो फाई है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, और सेकेंडरी सर्किट में आप चेंजेस करते जाओगे। आपने अलग अलग बैटरीज लगा दी, अलग अलग सर्किट्स लगा दी, तो जिन पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? तो दो फॉर्मेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, प्राइमरी सर्किट कंपोनेंट यानी जो फाई है, फाई फाई डिपेंड्स ऑन, फाई डिपेंड्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सर्किट, कंपोनेंट्स used in primary circuit, components used in primary circuit। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब आते हैं हम इसकी एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है कंपैरिजन ऑफ टू, कंपैरिजन ऑफ EMF, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू अननोन सेल्स। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फाई पता। अगर आपको फाई नहीं पता तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने बनाया प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट के कंपोनेंट कुछ फिक्स। ठीक है, ये आपने प्राइमरी सर्किट फॉर्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये वायर आ गया आपका, वायर का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया RW/LW। बैटरीज यहाँ पे कंसीडर कर ली E0 स्मॉल r RH। ये प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट के लिए फाई हो गया फिक्स। अब सेकेंडरी सर्किट में हमें उन बैटरीज को अप्लाई करना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप कंपेयर करना चाहते हैं, यानी EMF आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने दो बैटरीज यहाँ पे कनेक्ट कर, ठीक है, फर्स्ट बैटरी सेकंड बैटरी। फर्स्ट बैटरी का EMF आपने कंसीडर किया E1, सेकंड बैटरी का EMF हमने कंसीडर किया E2। इस पॉइंट को आपने 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3 आपने कंसीडर, ठीक है। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड टर्मिनल है वो वायर पे आप लेकर जाओगे, जिस जगह पर आपको रीडिंग 0 मिल जाएगा वहीं पर आप रुक जाएंगे। तो सबसे पहले आपने कनेक्ट किया 1 और 3 को। तो जब आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे, जब आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे तो जो लेंथ आपको मिलेगी, बैलेंसिंग लेंथ, वो 1 और 3 के रेस्पेक्ट में मिलनी चाहिए, यानी L1 आ गई। जब हमने 1 और 3 को कनेक्ट किया तो IG 0 हुआ किस लेंथ पर? L1 पर। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? हमें इक्वेशन मिलेगी, ध्यान से देखना, कि E1 यानी अननोन का वैल्यू आप 5 मल्टीप्लाई बाई L1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने कनेक्ट किया 2 और 3 को, 1 3 से कनेक्शन हटा दिया और अब कनेक्ट किसको किया भाई? 2 और 3 को कनेक्ट किया। तो जब आप 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ आपको 2 और 3 के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। मान लो बैलेंसिंग लेंथ आपको यहाँ पे मिला और इस लेंथ को आपने कंसिडर कर लिया L2,
यानी L2 पर आके गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, तो E2 अब आपको कितना मिलेगा, E2 आप रिप्रेजेंट करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई L2 से, क्योंकि 5 आपका फिक्स है, प्राइमरी सर्किट कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं करना है, 5 को हमें फिक्स रखना है। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अगर आपके पास 5 का वैल्यू भी है, L1 का वैल्यू भी है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके E1 कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 का वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा दें। तो डिवाइड लगाने पर आपको रिजल्ट मिलेगा कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अच्छा, बाई ऑब्जर्वेशन किसका लेंथ हमें ज्यादा मिल रहा है? बाई ऑब्जर्वेशन सर्किट के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंसिंग लेंथ ग्रेटर है? L2। तो L2 ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1 बिकॉज L2 इज ग्रेटर देन L1। बात समझ में आई? यानी हम यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू L का। जिस कंपोनेंट के लिए, जिस सर्किट के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमें ज्यादा मिलेगा, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। ईएमएफ हम बोल रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो लिया जा सकता है कि किसी सर्किट का पार्ट है और जिन दो पॉइंट के बीच में आपने कनेक्ट किया, वहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि कितना मिलना चाहिए। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी अगर लेंथ ग्रेटर है तो ईएमएफ भी ग्रेटर, या ईएमएफ ग्रेटर है तो लेंथ। तो इस लॉजिक का यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना कि E1 अपॉन E2 का वैल्यू L1 अपॉन L2 होता है। मानो एक सेल और दे दिया गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन बनेगा। हमें बेसिक ध्यान रखना है। बेसिक क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू L, या बिल्कुल आप E इज इक्वल टू 5L से चलना स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड, कंपैरिजन value of resistors in secondary circuit, value of resistor in secondary circuit, length of the wire and resistance of the wire, RW। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगेन एक प्राइमरी सर्किट बना दी। तो प्राइमरी सर्किट मैंने बना दिया, इस पर हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका वायर, दिस वायर इज इट। तो प्राइमरी सर्किट कंपोनेंट फिक्स, तो 5 को हम कांस्टेंट कंसीडर करें, डेटा नहीं लिख रहे। ठीक है, हमने क्या मान लिया भाई, कांस्टेंट। अब सेकेंडरी सर्किट पर आओ। सेकेंडरी सर्किट पर हमें क्या करना है, रजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। तो रजिस्टेंसेस कंपेयर करना है, इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में कुछ रजिस्टिव नेटवर्क लगा हुआ। मान लो नेटवर्क कुछ इस तरीके से लगा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहाँ कनेक्ट होगा? थर्ड पॉइंट आपका कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर से। तो थर्ड पॉइंट को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हम रजिस्टेंस को कंपेयर करें, लेकिन पोटेंशियोमीटर से तो आप पोटेंशियल मेजर करते हैं या पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि रजिस्टर को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। मतलब सेकेंडरी सर्किट में भी आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है, और ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दी लेट से V वोल्ट की, और जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा। हमने माना कि करंट फ्लो कर रहा है I। तो जब I करंट फ्लो करेगा तो IR1 ये पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलना चाहिए फर्स्ट रजिस्टर पे, और IR2 ये पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलना चाहिए सेकंड रजिस्टर पे। क्या इस बात को एग्री करते हैं? क्या इस बात को एग्री करते हैं? है ना। और ये बात भी हम ध्यान रखें कि बैलेंसिंग कंडीशन में प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब जो प्राइमरी सर्किट का करंट होगा वो अपने में ही घूमता रहेगा, जो सेकेंडरी सर्किट का करंट होगा वो अपने में ही घूमेगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन की बात चल रही है। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या है? अगर आप पहले वाले डायग्राम को ध्यान से देखो तो पॉइंट ए सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और पॉइंट ए और डी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल आना चाहिए। यानी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने 1 और 3 को कनेक्ट किया तो बैलेंस कौन होगा? जब हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो बैलेंस कौन होगा? IR1। कौन बैलेंस होगा? IR1। तो IR1 का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई L1 से लिखा जा सकता है। और जब आपने 1 और 3 को कनेक्ट किया तो हमने माना कि बैलेंसिंग लेंथ आपको यहाँ पर, एंड दिस लेंथ इज L। ठीक है, जब हमने 2 और 3 को कनेक्ट किया, यानी कनेक्शन हुआ यहां से, तो बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगी भाई?
अच्छा, पहले वाली से ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? तो फर्स्ट लेंथ L1 से ग्रेटर मिलेगा या लेस मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा ज्यादा? क्योंकि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कंपेयर कर रहे हो वो आपको मिलेगा IR1 प्लस IR। ये बात समझ में आई? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ए पर ही कनेक्ट होगा। अब एंड पॉइंट कहां पर आ गया भाई? 2 पर आ गया। और 2 पर अगर आ गया तो पूरा पोटेंशियल मुझे देखना पड़ेगा। ए से 2 पॉइंट तक जाने पर पहले सर्किट में आएगा IR1, फिर सर्किट में आएगा IR। तो जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना मिला भाई? IR1 प्लस IR2, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई L2। अब L2 आपका ग्रेटर आना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये बैलेंस हुआ। दिस इज L2। अगेन 5 पता है तो वैल्यू सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेशियो आ जाएगा आपके पास R1/R1 प्लस R2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब मुझे बताओ, क्या इस इक्वेशन को याद करोगे क्या? नहीं करना है। इस इक्वेशन को याद नहीं करना है, बिकॉज अगर एक और रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया R3 भी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। मानो R1 R2 के बीच में आपने कोई बैटरी और कनेक्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगा। यानी आपको लॉजिक से चलना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज E प्रोपोर्शनल टू L। इसी लॉजिक से हमें चलना है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। एप्लीकेशन में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने का पैटर्न पता चले कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। यानी फॉर्मूला हम ये अप्लाई नहीं करेंगे R1/R1 प्लस R2, ऐसा अप्लाई नहीं करना। क्योंकि अगर 3 रेजिस्टेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस हो गए, या R2 और R1 को रिप्लेस कर दिया तो वैसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लॉजिक से चलेंगे, E प्रोपोर्शनल टू L। थर्ड थर्ड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो आपको डायरेक्टली याद है। नहीं, बैटरी आ जाएगी तो पैरेलल में नहीं होगा। पैरेलल में कैसे होगा भाई? ये ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी और ये फिर इधर आ गया और नीचे बैटरी लगी हुई है, तो पैरेलल में कैसे हुआ? पैरेलल सीरीज किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जब तक सर्किट नहीं देखोगे तब तक आप पैरेलल और सीरीज डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। मैंने जो सर्किट बना दिया है तो सीरीज में ही है। हो सकता है किसी कॉन्फ़िगरेशन में पैरेलल में बन रहा हो, तो वो डिपेंड करता है जैसा सर्किट दिया उस पर, है ना। हम जनरलाइज बात नहीं कर सकते कि बैटरी अगर बीच में कनेक्टेड है तो सीरीज में आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? टू फाइंड internal resistance of the cell used in secondary circuit। used in secondary circuit यानी सेकेंडरी सर्किट में जो आपने सेल यूज किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अगेन आपने प्राइमरी सर्किट बनाया, ये प्राइमरी सर्किट बन गया, स्मॉल r RH आ गया, E नोट आ गया, वायर आपने कनेक्ट कर दी, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पर, लॉजिक पर हम बात करें, ठीक। अब ये आपने सेकेंडरी सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था R, और आपने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, है ना। और ये बैलेंस हो गया यहाँ पर। ये सर्किट का फाई प्राइमरी कंपोनेंट फिक्स है, तो फाई आपको कांस्टेंट मिला, फाई आपने कंसीडर कर लिया, तो ये लेंथ आ गई आपके पास है। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन क्या रहेगी? इक्वेशन अगर ये बैलेंस हो गया तो इक्वेशन क्या मिलेगी? इक्वेशन आपको मिलनी चाहिए E इज इक्वल टू फाई L। क्या इस इक्वेशन में रेजिस्टेंस आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में जब आप इक्वेशन लेते हैं तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो होता है, और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो है तो I इंटू आर कितना मिलेगा? जीरो। एक्चुअल में मुझे इक्वेशन लिखना क्या चाहिए था? मुझे इक्वेशन लिखना चाहिए था E माइनस IG R, लेकिन IG तो जीरो है। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या बचता है? E इज इक्वल टू फाई L। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या बचता है भाई? E इज इक्वल टू फाई L। क्या ये बात समझ में आई कि जब भी आप किसी सिंगल सेल के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आता? देखो यहाँ पे कहाँ लिखा आपने केवल लिखा E1 E2। अगर यहाँ पर R1 R2 होता तो भी क्या वो इक्वेशन में आता? सेल के साथ अगर R1 R2 लगा होता तो क्या वो इक्वेशन में आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर या सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो होता है। तो IG अगर जीरो है,
IG 0 है तो फिर I इंटू R1 वो भी 0 मिलेगा। तो यानी हमें कुछ ना कुछ और प्रोसीजर करना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस सेकेंडरी सर्किट के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R, और यहां पे लगा दिया आपने की। ठीक, तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, फर्स्ट केस हमने लिया व्हेन की इज ओपन या की इज ऑफ, बिल्कुल जनरल टर्म में लिखते हैं की इज ऑफ। ओपन क्लोज में कंफ्यूजन हो सकता है, हम लिखते हैं की इज ऑफ, यानी की बंद है। तो की बंद है तो सर्किट में कौन आएगा, क्या कैपिटल आर सर्किट में आएगा? की अगर ऑफ है तो क्या कैपिटल आर सर्किट में आएगा, या आप पोटेंशियल ड्रॉप जो मेजर करोगे वो पॉइंट ए सी और पॉइंट ए एंड डी के बीच में ही कंपेयर कर लोगे, और ए और डी के बीच में कंपेयर करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ आपको एल ही मिलेगा। ये लो, ऑफ का क्या मतलब, ऑफ का क्या मतलब होता है भाई, रूम में पंखा लगा हुआ है, पंखे का स्विच ऑफ कर दो पंखा बंद हो जाएगा। ऑफ का क्या मतलब होता है, की इज ऑफ की इज ऑन, सिंपल वर्ड है ना, क्लियर हुआ? हाँ, पंखा बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो ओपन क्लोज में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम बात करते हैं किसमें, ऑफ एंड ऑन में। तो जब आपने की को ऑफ रखा तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ लिखा है, यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ लिखा है ये भी आप एल ओ कर सकते हैं, एल ओपन। तो इक्वेशन आपको बन जाएगा E इज इक्वल टू फाई एल ओपन। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? तो इसको आपने ओपन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लो ओपन भी लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, अगर हम की को ऑन कर दें तो उसके लिए फिर लिखना पड़ेगा आपको क्लोज। जब हमने की को ऑन कर दिया, अब की को ऑन करने से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से की को ऑन करेंगे अब ये कैपिटल आर भी आपका सर्किट में आ जाएगा, और कैपिटल अगर आर सर्किट में आ जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। मुझे एक बात ये बताओ, क्या इस कैपिटल आर का फर्स्ट टर्मिनल ए पर कनेक्टेड है और सेकंड टर्मिनल डी पे कनेक्टेड? तो ये क्या आपका सेल का डिस्चार्जिंग वाला केस हुआ क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। नीचे वाले सर्किट को देखो, केवल एडी एडी के बीच में जो लगा हुआ है, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। और डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल अगर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे टीपीडी कैलकुलेट किया जा सकता है, और टीपीडी का वैल्यू क्या मिलेगा, ई माइनस आई आर, ध्यान से सुनना, ई माइनस आई स्मॉल आर लिख सकते हैं, है ना। आई इंटू आर लिखा जा सकता है, बिकॉज अब इस केस में हमें क्या मिलने लगेगा, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको आप एक जनरलाइज टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा आपने पहले लिखा है कि ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर विच इज इक्वल टू फाई मल्टीप्लाई बाई एल क्लोज। जबकि क्लोज है तो बैलेंसिंग लेंथ हमने कितना मान लिया, एल क्लोज मान लिया। अब मुझे बताओ एल सी का वैल्यू, एल क्लोज का वैल्यू एल नॉट से ज्यादा आएगा या कम आएगा? डिस्चार्जिंग के केस में टीपीडी और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, ईएमएफ इज ग्रेटर देन टीपीडी, यानी एल नॉट ग्रेटर होगा, एल क्लोज कम होगा। दूसरी बात समझने के लिए, यहाँ पर आप पहले वाली इक्वेशन में किसको कंपेयर कर रहे हो भाई, ई को कंपेयर कर रहे हैं, और सेकंड इक्वेशन में किसको कंपेयर कर रहे हैं, ई माइनस आई आर को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर पोटेंशियली कम हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम आनी चाहिए, यानी अब जो ये बैलेंस होगा वो कहाँ बैलेंस होगा, हमने माना यहाँ पे कहीं बैलेंस है, और इस लेंथ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एलसी से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एलसी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये ठीक। नाउ अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व किया और हमें आंसर मिला स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल ओपन माइनस एल क्लोज अपॉन एल क्लोज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। और इस फॉर्मेट को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल मिलता है तो आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एल ओपन माइनस एल क्लोज अपॉन एल क्लोज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर के इक्वल होगा। और एक पॉइंट और ये समझने वाली है, पॉइंट ये है कि जो एल ओपन होता है वो हमेशा एल क्लोज से ग्रेटर होता है, एल ओपन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल क्लोज। समझे, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? ठीक है,
अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। तो आपके पास 3 इक्वेशन है जिससे न्यूमेरिकल सोल्व होता है। पहली फाई की, सेकंड अननोन ईएमएफ के लिए लॉजिक ई प्रोपोर्शनल टू एल, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो स्मॉल आर इज इक्वल टू एल ओपन माइनस एल क्लोज अपॉन एल क्लोज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल a cell of EMF, a cell of EMF 4 volt is connected to a wire of length 10 meter. If balancing length of cell having internal resistance is 250 centimeter, then find EMF of cell used in secondary circuit. कैलकुलेट करें, सबका आंसर आना चाहिए। सबका आंसर 1 वोल्ट। सबका आंसर 1 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कैसे किया उस पर बात करते हैं। देखो, सॉल्व करने के आपके पास 2 लॉजिक। पहला लॉजिक है बिल्कुल बेसिक पैटर्न से चलते है ना, क्योंकि बेसिक पैटर्न भी हमें समझ में आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है क्या? प्राइमरी सेल का नहीं दिया। वायर का रेजिस्टेंस दिया है? नहीं दिया। सीरीज रेजिस्टेंस दिया है? नहीं दिया। ध्यान से सुनना। फाई हम कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो फाई का फॉर्मेट होता है स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस आर डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई आर डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को समझना, इसलिए न्यूमेरिकल भी लिया गया है। ध्यान से सुनो कि यहाँ जो वैल्यू है आपको न्यूमेरिकल में स्मॉल आर भी 0 दिया है, आर एच भी 0 दिया है, आर डब्ल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम कितना माने? जल्दी बोलो, कितना माने उसको? 0 या नॉन 0? जल्दी, 0 या नॉन 0? आर डब्ल्यू वायर रेजिस्टेंस नॉन 0 होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप पोटेंशियल किस पे मेजर कर रहे हो? वायर पे। और वायर पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, वायर पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके बाद रेजिस्टेंस तो आना चाहिए ना, तभी तो आप इंटू आई इंटू आर डब्ल्यू करके पोटेंशियल मेजर करोगे। तो अगर आपको स्मॉल आर और आर एच नहीं दिया जाता तो आप उसको 0 कंसिडर करो, लेकिन अगर आपको आर डब्ल्यू नहीं दिया जाता तो भी आपको इसको 0 कंसिडर नहीं करना है। ये हमेशा क्या रहेगा भाई? नॉन 0 रहेगा। तो आप पुट करोगे इक्वेशन में, देखो आंसर क्या मिल रहा है, आर डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू। तो ये आर डब्ल्यू अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। और सबसे पहले आपने फाई कैलकुलेट किया, जो बैटरी आपने कनेक्ट किया है वो 4 का है और जो लेंथ है वो 10 है, यानी फाई आपके पास आ गया 0.4 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। अब अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो ई अननोन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंसिंग लेंथ, तो 5.4 और बैलेंसिंग लेंथ कितना है भाई? 250 सेंटीमीटर। मीटर में क्या लिखोगे? 2.5। कैलकुलेट किया, आंसर 1 वोल्ट। करेक्ट है क्या? 1 वोल्ट। ठीक, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास सॉल्व करने? सेकंड मेथड आप लॉजिक के थ्रू सॉल्व करते। कैसे? क्या ई प्रोपोर्शनल टू एल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो E1 अपॉन E2 का वैल्यू L1 अपॉन L2 के इक्वल आना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ आप क्यों अप्लाई कर पा रहे हो ये? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस और ये RH आपको दिया हुआ नहीं, इसलिए आप इस लॉजिक को भी अप्लाई कर पा रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू एल होना चाहिए, क्योंकि आप सिंपली बैलेंस कर रहे हो कि 4 वोल्ट आपका बैलेंस हुआ है 10 पर, तो 250 पर क्या बैलेंस होगा, यानी 2.5 पे क्या बैलेंस होगा?
कितना ईएमएफ बैलेंस होगा, तो E2 का वैल्यू आपके पास बन जाएगा 1। ठीक है, और ये लॉजिक आप स्पेसिफिकली इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर स्मॉल आर और आर एच 0 दिया है। ठीक है, और इस केस को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल, यानी आप रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं और आप ये देखते हैं कि कोई भी बैटरी कितनी लेंथ पर बैलेंस हो रही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ पोटेंशियोमीटर वायर, अ पोटेंशियोमीटर पीएम है ना, वायर हैज लेंथ 4 मीटर and resistance 8 ohm and connected in series and connected in series with a battery of EMF 2 volt and a resistance capital R in series. If potential gradient of wire is 1 millivolt per meter, 1 millivolt per centimeter, then find value of R. कैलकुलेट करें, कैलकुलेट। थर्टी टू। क्या क्या गिवन है उस पर बात करते हैं। लेंथ ऑफ द वायर गिवन, लेंथ ऑफ द वायर गिवन 4 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन 8 ओम, बैटरी कनेक्टेड है प्राइमरी में 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर ये आपने सीरीज में कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया तो स्मॉल आर को आप 0 कंसीडर करेंगे, और जो फाई आपको दिया है फाई का वैल्यू है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, फाई का वैल्यू आपको गिवन है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करें वोल्ट में, कैसे वोल्ट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो मिली वोल्ट के लिए आप लिख सकते हैं 10 पावर -3 वोल्ट, और सेंटीमीटर के लिए लिख सकते हैं 10 पावर -2, ये मीटर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया फाई इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट पर मीटर। क्या इस कन्वर्जन में कोई डाउट? ठीक है, और फाई का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट आप अप्लाई कर दें, तो फाई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वायर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो फाई इज 0.1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0 प्लस आर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8/4। ठीक है, 8/4 इज 2, 2 to 4, तो 40 इज इक्वल टू आर प्लस 8 एंड आर इज इक्वल टू 32, आर इज इक्वल टू 32। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a potentiometer wire या potentiometer in a potentiometer experiment, in a potentiometer experiment, a cell is balanced at, a cell is balanced at 150 centimeter, 150 centimeter when cell is 150 centimeter and when cell is shunted by 5 ohm resistance, then balancing length is reduced to
50 सेंटीमीटर। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टेनो इंटरनेशनल कैलकुलेट करना है, आप यूज करोगे एल ओपन माइनस एल क्लोज अपॉन एल क्लोज मल्टीप्लाई बाय आर। नाउ ध्यान दो, एल ओपन कितना गिवन है, सेल इज बैलेंस एट 150 सेंटीमीटर, तो एल ओपन आपका 150 सेंटीमीटर गिवन। फिर आपने इसको शंट किया कितने से 5 ओम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, बताओ बैलेंसिंग लेंथ कितना है, बैलेंसिंग लेंथ 50, बैलेंसिंग लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर आपको कैलकुलेट करना है, पुट करो वैल्यूज, 150 माइनस 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 इंटू 5 10 ओम। बात समझे, तो सीधे हमें इस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस ये जो टर्म है ये टर्म चेंज हो गया। अब इस टर्म में क्या लिखा है, रिड्यूस्ड बाय 50 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सॉल्व करो, जल्दी। फाइव और 2.5, देखो बाई का मतलब होता है कि जो भी टोटल इनिशियल चल रहा था उसमें से आपने 50 माइनस कर दिया। टू का मतलब होता है कि फाइनली आपने 50 कर दिया। तो इस सेकेंड केस में एल ओपन तो आपका 150 ही रहेगा, लेकिन एल क्लोज अब कितना हो जाएगा, 150 माइनस 50, यानी अब आपको एल क्लोज मिलेगा 100। और स्मॉल आर वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग 150 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5। कैलकुलेट किया तो 50 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 250 बाय 100, आंसर कितना आ गया 2.5 ओम। ठीक है, तो टर्म से डिफरेंस आता है, टू और बाय, ये इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखना न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू सेल्स of unequal EMF are connected in secondary circuit. First in same polarity and second in opposite polarity. If ratio of their balancing length is 3/2, then find E1 and E2. कंसीडर हमें करना है E1 is greater than E2। करें सो, अच्छा इतना जल्दी आंसर बताएंगे, ऐसे रेशो को चेंज करो, दूसरे के लिए सॉल्व करो। चलो 5/3 सॉल्व करो, 5/3 के लिए सॉल्व करो। रेशो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ इज 5/3, देन फाइंड E1 एंड E2। 3/2 लिखा हो या 5/3 लिखा हो, है ना, आंसर में हमारे कुछ चेंजेस आएगा, लेकिन प्रोसेस हमारा वही रहेगा सॉल्व करने का। ध्यान देना, यहाँ पर हमने एक प्राइमरी सर्किट बनाया। अब प्राइमरी सर्किट से हमें कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि इससे हमें फाइंड होता है।
पहले आपने क्या किया, दोनों सेल को सेम पोलरिटी में कनेक्ट किया। सेकेंड केस में आपने क्या किया, दोनों सेल को अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया। तो मुझे एक बात ये बताओ कि जो सेकेंड वाला सर्किट मैंने बनाया, इसमें मैंने E1 और E2 को इसी तरीके से क्यों कनेक्ट किया? क्या E2 और E1 को रिप्लेस किया जा सकता है सेकेंड वाले सर्किट में, नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले? क्या E2 और E1 को आप रिप्लेस कर सकते हो, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? E1 E2 क्या इंटरचेंज हो सकता है? कौन सी बैटरी बड़ी दी है? E1। तो जो फाइनल क्वालिटी आपको मिलता है वो E1 के रेस्पेक्ट में मिलना चाहिए। तो जब आपने इस 1 के साथ बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ आपको 5 टाइम मिल रही है। मानो कि जब आपने E1 प्लस E2 को बैलेंस किया तो E1 प्लस E2 को बैलेंस करने से लेंथ हमें मिल रहा है L1। जब आपने E1 माइनस E2 को बैलेंस किया तब आपको लेंथ कितना मिलेगा फिर? L2। तो क्या दोनों का रेशियो पता है? बिल्कुल। तो E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 का जो रेशियो है दैट इज L1 बाई L2, और ये हमें दिया गया है 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3E1 प्लस 3E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। तो 8E2 इज इक्वल टू 2E1, एंड यहां से आपको मिला E1 बाई E2 इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, ये सॉल्व करने पर आया। तो दोनों का जो प्लस प्लस करने पे 5, डिफरेंस करने पर 3, ये आना चाहिए। रेशियो आपने देख लिया। अगेन यहाँ पे सेम लॉजिक लगा है कि E प्रोपोर्शनल टू L। अब एक बात मुझे यहाँ से समझाओ कि दोनों बैटरीज का पॉजिटिव इधर था पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में इस बड़ी बैटरी का पॉजिटिव इधर, सेकंड का इधर, ऐसा क्यों? हाँ, क्या होगा इंटरचेंज करें तो क्या होगा? पहले ये बताओ कि ऐसे ही क्यों लगे? क्योंकि प्राइमरी सर्किट में जो भी बैटरी का पोलरिटी आ रहा है, यानी प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट की पोलरिटी सेम होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के लिए प्राइमरी सर्किट की पोलरिटी और सेकेंडरी सर्किट की पोलरिटी वो सेम होना चाहिए। मतलब या तो दोनों का हाई पोटेंशियल टर्मिनल आपका ए पर कनेक्ट हो, या दोनों सर्किट का लो पोटेंशियल टर्मिनल ए पे कनेक्ट हो। अगर आप ऊपर वाली सर्किट की बैटरी को इंटरचेंज करो, मतलब ऐसे कर दो, पोलरिटी उसकी रिवर्स कर दो, तो जो नीचे वाले दोनों सर्किट है उनकी पोलरिटी भी ऐसी आनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाता है प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में, सर्किट आपका बैलेंस कंडीशन में नहीं आता, रीडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो किस पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट, हम बात किस पे कर रहे हैं? फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बाद में, ताकि एक पॉइंट और हमें समझ में आएगा। पहले न्यूमेरिकल लिखो, उसके बाद हम बात करें। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखें। न्यूमेरिकल हमें गिवन है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ when number one and two are connected, one and two are connected. Second, one and three are connected, and third, one and four are connected. And circuit हमें given है, ध्यान से देखना। फाइव ओम 10 वोल्ट, RW 10 ohm, LW 10 मीटर। सेकेंडरी सर्किट रेजिस्टेंस एंड बैटरी यहाँ पे हम कनेक्ट करें। सेकेंडरी सर्किट, सबसे पहले हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस, देन बैटरी, अगेन एक रेजिस्टेंस। देखो जिस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, और यहां पर है 10 वोल्ट की बैटरी। दिस बैटरी इज 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 3 ओम। पॉइंट जो आपने मेंशन करें
दिस पॉइंट्स आर गैल्वेनोमीटर पे जो पॉइंट है, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 1। यहाँ पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट। सॉल्व करके बताओ कि बैलेंसिंग लेंथ हमें क्या क्या मिलेगा तीनों कैसे करें। सो इन तीनों केस में बैलेंसिंग लेंथ हमें क्या मिलना चाहिए। फर्स्ट में 3 मीटर, सेकेंड 6 मीटर, थर्ड नॉट पॉसिबल। करेक्ट। देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करें फाई, तो फाई आपको मिलेगा 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 5 + 10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दोनों को आपने सोल्व कर दिया, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने पर आंसर आपको मिला 10 10 कैंसिल आउट, और यहाँ वैल्यू आ गई 2/3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट। ठीक, जब आपने 1 2 को बैलेंस किया, तो 1 और 2 को कनेक्ट किया, तो 1 और 2 को कनेक्ट करने से पहले सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हमें पता होना चाहिए, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो इस सेकेंडरी सर्किट में फ्लोइंग करंट रहेगा 10 - 2 नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस 1 + 3, आंसर 8/4 2 एम्पियर। तो करंट आपके पास आ गया 2 एम्पियर, ये भी ठीक। अब 1 ओम पे ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि जब आप 1 और 2 को कनेक्ट करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलेगी 1 ओम के अक्रॉस, तो आप लिखेंगे 1 × 2, ये तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप, इज इक्वल टू 5 × L1। 5 का वैल्यू है 2/3, तो कैलकुलेट किया 2 इज इक्वल टू 2/3 L1 एंड L1 इज इक्वल टू 3 मीटर। सेकेंड, जब आपने 1 और 3 को कनेक्ट किया, तो 1 और 3 को कनेक्ट किया, तो मुझे बताओ कि ये जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मार्क किया और ये जो 3 पॉइंट मार्क किया, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। यहाँ मिलेगा आपको 1 × 2 रजिस्टेंस पर प्लस 2 वोल्ट की बैटरी, ये पूरा ड्रॉप ही तो है ना। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, यहाँ पे 2 वोल्ट का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे भी 2 वोल्ट का डिक्रीमेंट हुआ, तो टोटल आ गया 4। 4 इज इक्वल टू 5, 5 का वैल्यू 2/3 L2। कैलकुलेट किया तो 4 इज इक्वल टू 2/3 L2 एंड L2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, जब आपने 1 और 4 आपस में कनेक्ट किया, तो ड्रॉप यहाँ वाला भी आना चाहिए, तो 6 वोल्ट और आना चाहिए, कोई करंट आपके पास 2 एम्पियर है, तो आप लिखोगे 2 + 2 + 6 इज इक्वल टू 2/3 L2। कैलकुलेट किया, सो L2 हमें यहाँ पर मिलेगा 15 मीटर, यानी बैलेंसिंग लेंथ इसकी कितनी आई 15 मीटर, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वायर का टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर is 10 meter. So in third case, no balancing length occurs, क्योंकि एक पॉइंट हमें समझना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितने पोटेंशियल ड्रॉप को कंपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने पोटेंशियल ड्रॉप को कंपेयर कर सकते हैं, जो इस वायर के ऊपर आ रहा है, जो इस वायर के ऊपर आ रहा है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, आप इतने ही पोटेंशियल को तो कंपेयर कर पाओगे, और बैलेंसिंग लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। अगर वायर का टोटल लेंथ ही 10 मीटर है,
तो मैक्सिमम आप 10 मीटर तक जितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसको मेजर कर सकते हो, उससे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? तो 3 मीटर चल जाएगा, 6 मीटर करेक्ट है, लेकिन 15 मीटर यानी जो 1 और 4 को जब आप कनेक्ट करोगे तो रीडिंग आपकी जीरो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और रीडिंग जीरो नहीं मिलेगी तो आप बोलेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन हमें अकर नहीं हुआ। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आ रही है। पहली क्या समझ में आई कि पोलरिटी हमें पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल या लो पोटेंशियल टर्मिनल एक ही जगह पे कनेक्ट होना चाहिए। और सेकंड क्या समझ में आया कि जो वायर का लेंथ है यानी जो वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो अननोन पोटेंशियल से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी जो अननोन पोटेंशियल है वो वायर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई? फर्स्ट कंडीशन ये डायग्राम में देखो कि जब आप इस जोकी की को पॉइंट ए पर लगाओ और जोकी की को पॉइंट बी पर लगाओ तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बीच में हमें कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, और नल पॉइंट मिलना जरूरी है, तभी आप उसको बैलेंसिंग पॉइंट कंसीडर कर पाएंगे। तो जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज होना चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर must be changed from left to right or right to left when connected at point A or point B on wire। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे कनेक्ट करने पर डिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये बनता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल जो आपको मेजर करना है, ईएमएफ और पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सर्किट, ईएमएफ और पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सर्किट which is to be measured, which is to be measured should be less than, इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू आएगा तो बिल्कुल पॉइंट बी पर आपको आपका बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल एट वायर, अवेलेबल एट वायर। एंड थर्ड पॉइंट, सेम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, कोई सा भी पॉइंट, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स या सेम पोटेंशियल एंड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट must be connected at same point। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के हाई पोटेंशियल या तो दोनों के हाई पोटेंशियल टर्मिनल या दोनों के लो पोटेंशियल टर्मिनल एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। या तो प्राइमरी सर्किट में पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा प्राइमरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट के साथ, या फिर इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन अगर दिया है कि प्राइमरी सर्किट का पॉजिटिव सेकेंडरी सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये आपका कंसिडरेबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल। कोई भी पोटेंशियोमीटर कब ज्यादा सेंसिटिव होगा ये बताएं, कोई भी पोटेंशियोमीटर कब ज्यादा सेंसिटिव होगा ये बताएं? जब वो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर पाए तभी होगा। जैसे पहले जो मोबाइल आते थे वो भी आपके टच स्क्रीन तो आते थे, क्या है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लें, मतलब स्मॉल तो कर ही पाएंगे ना। क्या लिखा हमने, विच इज टू बी मेजर शुड बी लेस देन, तो सही तो लिखा है। सेकेंडरी सर्किट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वायर के पोटेंशियल ड्रॉप से मैक्सिमम अवेलेबल ड्रॉप से
कम या इक्वल हो सकता है। ओके, सेंसिटिविटी या मिनिमम वैल्यूज को मेजर कर पाए कि हम स्मॉल पोटेंशियल को भी मेजर कर लें, बिल्कुल करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा फाई बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, फाई इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा एक बात को समझो, मानो यहाँ पर एक प्राइमरी सेल आपका 10 वोल्ट का है ना, और इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और वायर का लेंथ है 10 मीटर, और दूसरा एक और आपने पोटेंशियोमीटर कंसीडर किया जिसमें प्राइमरी सेल आपने 10 वोल्ट का ही लिया, लेकिन यहाँ जो वायर लेंथ आपने कंसीडर किया है दैट इज 20 मीटर। तो फर्स्ट केस में फाई वन कितना मिलेगा, फाई वन 10/10, तो आप यहाँ बोलोगे 1 वोल्ट पर मीटर। सेकेंड केस में 10/20 यानी 0.5 वोल्ट पर मीटर। अब जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 1 मीटर में कितने पार्ट होते हैं भैया, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपने स्केल कनेक्ट किया है मेजरमेंट के लिए तो 100 सेंटीमीटर के पार्ट होंगे उसमें। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो फाई वन का वैल्यू है वो आ रहा है आपका 1 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर, यानी आप मेजर कर पा रहे हैं 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट। सिमिलरली फाई टू आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो किस पोटेंशियोमीटर को यूज करके आप मिनिमम वैल्यूज को मेजर कर पाएंगे, छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाएंगे, फाई टू या फाई वन? तो सेकंड वाला ज्यादा सेंसिटिव हुआ कि पर सेंटीमीटर आपको 0.005 का डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ द वायर को अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये बात समझे, सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होता है तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करने से फाई डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये फाई डिक्रीज हो जाता है। यानी फाई का कम होना सेंसिटिविटी के इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि फाई का कम होना सेंसिटिविटी के इंक्रीज होने को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लॉजिक है, ये ध्यान रखें। तो पोटेंशियोमीटर होता है यहाँ पर फिनिश। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व है ना, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन क्यूब दिया है, मैं क्यूब, ये मैं क्यूब दिया एंड क्यूब में जितनी भी साइड्स आपको गिवन है, जितनी भी एजेस गिवन है, सभी पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। सब आइडेंटिकल है एंड ऑल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। नाउ एक और वायर आपने कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट ए एंड सी के बीच में, एक और वायर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका भी रेजिस्टेंस कितना है भाई, आर। अब आपसे पूछा गया आर ए सी इक्विवेलेंट बताएं। फाइव आर बाई 11, 5r/11 ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये आर लगा हुआ है, तो जो आपने अलग से लगाया उसको आप अलग ही लगा दो, है ना। और यहाँ पर एक क्यूब लगा हुआ है, और क्यूब के कौन से दो टर्मिनल है, ये वर्टेक्स वाले टर्मिनल है क्या? इस आर को अगर भूल जाओ तो ए और सी कौन से टर्मिनल, डायगोनल वाले। और डायगोनल पे रेजिस्टेंस हमें कितना मिलता है, डायगोनल पे रेजिस्टेंस कितना मिलता है भाई, 10/12, बिल्कुल 7 9 10/12 मतलब 5r/6 मिलता है, ठीक है। तो इस क्यूब का ये जो रेड कलर में दिख रहा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास 5r/6, और एक आर आपने एक्स्ट्रा लगा दिया,
तो आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 5r/6 इंटू आर अपॉन 5r/6 प्लस आर, तो 5r² / 6 अपॉन 11r/6, कैलकुलेट किया, आंसर 5r/11। कोई डाउट, कोई डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, टाइम है अभी। ये हमें सर्किट दिया कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर, फाइंड आर ए बी। ये लगा हुआ है आपके पास क्यूब, तो क्यूब का डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस होता है 5r/6, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया आर, इसको आप अलग से लगा दो, तो क्यूब के लिए ऊपर 5r/6, नीचे आर, दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, आंसर सोल्व हो जाएगा 5r/11। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये में दिया गया और ये बोला गया कि आर ए बी कैलकुलेट करें, तो इसको, इस क्वेश्चन को हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा कैसे सोचें, कि मान लो कि अगर यहाँ पे वायर कनेक्ट होता, उल्टा कैसे सोचा भाई, कि अगर यहाँ पे वायर कनेक्ट होता आर रेजिस्टेंस का, तो आर ए बी का आंसर क्या आता, सेवन आर बाई 12 आता। ठीक है, अब ये आर कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या मान रहे हैं, ये जो क्यूब आपको गिवन है, गिवन क्यूब, अगर गिवन क्यूब के पैरेलल में, जो पॉइंट ए और बी आपको दिए हैं, इनके पैरेलल में अगर यहाँ पर आर लगा होता, तो आर ए बी का आंसर आपको मिलता 7r/12, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। तो हमने मान लिया कि जो गिवन क्यूब है उसका रेजिस्टेंस है एक्स, और ये एक्स और आर किस में लगे हुए हैं भाई, पैरेलल में, तो आर ए बी का जो वैल्यू है वो आपका मिलना चाहिए एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स। क्या ये बात समझे, इस पूरे क्यूब का रेजिस्टेंस आपने कितना माना, एक्स, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में क्या लगा दिया, आर, तो जैसे ही आपने पूरे क्यूब और आर को कंसीडर करोगे तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों किसमें भाई, पैरेलल में, और पैरेलल में तो इसका आंसर मेरा 7r/12 आना चाहिए, और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले आपने आर आर कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू रहा 7r + 7x = 12x, 7r = 5x, x = 7r/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है,